क्या कहता है ये वाला पैराग्राफ? ये बोलता है कि कोई भी एसोसिएट होगा, अगर आपको उसको कंसोलिडेट करना है, जो कि करना ही पड़ेगा, अगर होल्डिंग के पास, कोई भी इन्वेस्टर के पास एक एसोसिएट के अंदर भी मान लो 30% का होल्डिंग है, तो आपको कंसोलिडेशन करना पड़ेगा, इक्विटी मेथड आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एक ही मेथड है, दैट इज इक्विटी मेथड, जो आपको अप्लाई करना है। तो सर क्या करना है इक्विटी मेथड में, मैं आपको अभी धीरे धीरे बताऊंगा। टोटल ए नंबर से लेकर के एम नंबर तक, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, 13 पैराग्राफ्स हैं। 90% ऑफ द पैराग्राफ्स आर थरोली इन्फ्लुएंस्ड बाई AS21, जो कंसोलिडेशन ऑफ ए सब्सिडरी है ना, उससे इन्फ्लुएंस्ड है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला सब्सिडरी का कंसोलिडेशन पढ़ने के बाद ही 23 पढ़ना चाहिए। तो बहुत सिमिलर पैराग्राफ मिलेंगे। बाकी जो मेन पैराग्राफ है ना, ए बी सी डी ई में कंप्लीट हो जाएगा। बाकी एफ जी एच आई जे के एल एम जब पढ़ेंगे तो आपको रिपीट लगेगा। डोंट वरी, आगे बढ़ते हैं। तो सर करना क्या इक्विटी मेथड में? सबसे पहला पैराग्राफ, सब्सिडरी कंपनी का लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन नहीं होगा, यानी एसोसिएट कंपनी का। अगर मेरे मुंह से आज पढ़ाते वक्त सब्सिडरी निकल जाए, घबराना मत, मैं एसोसिएट बोल रहा हूं। तो आप क्या पकड़ो ना बेटा, आप ये पकड़ो कि ए लिमिटेड एक पेरेंट कंपनी है, बी लिमिटेड एक एसोसिएट है, और ए के अंदर बी में, माने बी के अंदर ए का 30% का स्टेक है। बी के अंदर ए ने 30% का स्टेक खरीद रखा है, और स्टेक मान लो खरीदा है 1/4/21 को। ओके, तो सर क्या करना है बताइए? कुछ नहीं, पहला पैराग्राफ, इक्विटी मेथड फॉलो करना है। तो जो इन्वेस्टमेंट है ना, जितना रुपया में भी आपने खरीदा है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में वो इन्वेस्टमेंट पहली बार उतना ही रुपया में लिख देना है जितने में आपने खरीदा है। इक्विटी मेथड का पहला पैराग्राफ कि इन्वेस्टमेंट को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट ही लिखना है, पहला पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ, इसके हिसाब से पैराग्राफ नहीं बोल रहा हूं मैं, अपने हिसाब से बोल रहा हूं। सेकेंड डिस्कशन, एक मिनट में थोड़ा इसको मिटा दूं। सेकेंड डिस्कशन, ठीक उसी दिन गुडविल कैलकुलेट कर लेना है, जैसे अपन लोग कंसोलिडेशन में सब्सिडरी वाले में करते थे, इन्वेस्टमेंट माइनस प्रोपोर्शनेट इक्विटी। मतलब मान लो हम लोगों ने 30% स्टेक खरीदा 4 लाख रुपया दे करके, ठीक है, और उस दिन सब्सिडरी कंपनी का हम लोगों ने नेटवर्थ निकाला या नेट असेट निकाला या इक्विटी निकाला या कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस निकाला, वो था 10 लाख रुपया का। हम लोग उसका 30% स्टेक खरीदे तो इंटू 30% कर दिए 3 लाख रुपया। 3 लाख का माल हमने 4 लाख रुपया में खरीदा, तो 1 लाख रुपया का गुडविल का पेमेंट किए। ये आपको वर्किंग कर लेना है, कर लिए। सेकेंड पैराग्राफ को क्लोज कर रहा हूं। पहला पैराग्राफ था कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में इक्विटी मेथड बोलता है कि इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट दिखाना है। दूसरा पैराग्राफ, गुडविल निकाल लेना है, और गुडविल को इनर कॉलम में, जहां पे इन्वेस्टमेंट का नोट्स बनता है ना, नोट्स ऑन अकाउंट्स, वहां पे इनर कॉलम में लिख देना गुडविल इज इक्वल टू 1 लाख। गुडविल आउटर कॉलम में नहीं जाएगा। ये डिफरेंस है, समझो, कंसोलिडेशन ऑफ ए सब्सिडरी और कंसोलिडेशन ऑफ एन एसोसिएट में। गुडविल इनर कॉलम में आएगा और इन्वेस्टमेंट 4 लाख रुपया में ही लिखा जाएगा। अब आइए तीसरा पैराग्राफ। इसके बाद एसोसिएट जितना भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड कमाता है, जिसको आप बोलते हो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, मान लो 21-22 का साल कंप्लीट हुआ और एसोसिएट ने मान लो 2 लाख रुपया का प्रॉफिट कमाया। कितना रुपया का बोला मैंने बोला 2 लाख रुपया का प्रॉफिट कमाया। सर क्या करना है? 2 लाख को 30% से मल्टीप्लाई कर लो। सब एसोसिएट कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड, माइंडेड, क्योंकि हम लोग का इक्विटी में होल्डिंग है, 30% इक्विटी हम लोग होल्ड करते हैं, तो 2 लाख का 30% निकाल लो, 60,000 रुपीज। वो 60,000 कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ऐड कर दो और इन्वेस्टमेंट के अंदर ऐड कर दो। मतलब एक जनरल एंट्री मार दो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट। तो सर पहला एंट्री हुआ था इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 4 लाख रुपीज। दूसरा एंट्री हो रहा है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट 60,000 रुपीज, और यही इक्विटी मेथड बोल रहा है AS23 में। यस, तो सर अब बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 4,60,000 हो गया है, करेक्ट। बस इस तरह से जब जब एसोसिएट कंपनी प्रॉफिट कमाएगा
आप इन्वेस्टमेंट के वैल्यू को बढ़ा देना और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट को बढ़ा देना। जब जब उसको लॉस होगा एसोसिएट कंपनी को अपना 30% निकाल करके इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिरा देना और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस लिख लेना, लॉस फ्रॉम एसोसिएट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। ये करते रहना है। मतलब एसोसिएट प्रॉफिट अगर कमाता गया तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू ऐसे ऐसे करके बढ़ता जाएगा, और एसोसिएट को अगर लॉस होता गया तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू ऐसे 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 करके कम होता जाएगा। एसोसिएट को अगर लॉस होता गया तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू धीरे धीरे करके कम होता जाएगा। ये मेन इक्विटी मेथड का मेन पैराग्राफ है। तीसरा पैराग्राफ, अगर एसोसिएट कंपनी ने कभी भी डिविडेंड आपको दिया, आपको प्री एक्विजिशन डिविडेंड, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। जैसे ही आपको डिविडेंड मिला आप इन्वेस्टमेंट के वैल्यू को कम कर दीजिएगा, प्री पोस्ट करना ही नहीं है, और मिलेगा तब करना। डिक्लेरेशन बेसिस पे इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग इन्वेस्टर एज 23 में नहीं करता। जैसे डिविडेंड आपको मिला आप एक एंट्री मार लेना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अगर 2 जर्नल करना है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव्ड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। P&L में यहां इन्वेस्टमेंट, P&L में यहां पर डिविडेंड नहीं जाता। डिविडेंड फ्रॉम एन एसोसिएट इज नॉट एन इनकम इन द कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस एज पर एज 23। क्योंकि हम लोग तो पूरा प्रॉफिट ही 2 लाख, समझो ना 2 लाख का प्रॉफिट था, हम लोग तो पूरा 30% अपना P&L में लिख ही लिए थे बाबा। उसके बाद इसी 2 लाख में से डिविडेंड अगर मिला तो फिर हम लोग दोबारा P&L में कैसे लिखेंगे? हम लोग को तो इन्वेस्टमेंट को ही कम करना पड़ेगा। तो ये 3 बड़ा बड़ा पैराग्राफ है। पैराग्राफ 1, इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर लो, गुडविल निकाल के इनर कॉलम में लिख लो, कैपिटल रिजर्व आया तो भी इनर कॉलम में लिख लो। 2, उसके बाद एसोसिएट जितना प्रॉफिट लॉस अर्न करेगा अपना हिस्सा निकाल लो, इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दो गिरा दो, प्रॉफिट होगा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, लॉस होगा इन्वेस्टमेंट गिर जाएगा। 3, उसके बाद एसोसिएट जितनी बार भी हम लोगों को डिविडेंड पे करेगा हम लोग अपने इन्वेस्टमेंट को कम कर देंगे। एंड 4, अगर एसोसिएट कंपनी को, यहां पे जगह खत्म हो गई तो मैं नीचे जा रहा हूं, अगर एसोसिएट कंपनी को मान लो कोई दूसरा तरह का प्रॉफिट हुआ, दूसरा तरह का प्रॉफिट मतलब से रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ और उसका बैलेंस शीट में रिवैल्यूएशन रिजर्व आया 2 लाख रुपया का, तो आपको क्या करना है? जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है एसोसिएट कंपनी का P&L वाला, जो पैट वाला, उसको तो हम लोग कंसोलिडेटेड P&L में ऐड कर देते हैं और इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर इस तरह का कोई प्रॉफिट हुआ जो P&L के थ्रू से नहीं होता, डायरेक्ट इक्विटी में घुसता है, तो उसका भी 30% निकलता है और उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। पर क्रेडिट जो हम लोग करेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में टू रिवैल्यूएशन रिजर्व को ही करेंगे। मान लो कैपिटल रिजर्व 2 लाख आया एसोसिएट की बुक्स में, तो आपको 60,000 रुपीज निकाल करके इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व लिख देना पड़ेगा 60,000। कहने का मतलब है जैसे जैसे एसोसिएट कंपनी का नेटवर्थ बढ़ेगा, चाहे प्रॉफिट के कारण बढ़े, चाहे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट के कारण बढ़े, चाहे कैपिटल प्रॉफिट के कारण बढ़े, इन्वेस्टमेंट हम लोगों को वैसे वैसे करके बढ़ाना पड़ेगा। प्रॉफिट P&L के कारण अगर बढ़ा तो हम लोग कंसोलिडेटेड P&L में प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट लिखेंगे, और बाकी किसी कारण से अगर बढ़ा तो डायरेक्टली उसी नाम से रिजर्व को ही कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में क्रेडिट कर देंगे। ये मेन 4 पैराग्राफ है जो एज 23 को समअप कर देता है। हम लोग बाकी जो बुक में लिखा उसको रीडिंग करेंगे। एक 5वां पैराग्राफ है कि मान लो आपने पहली बार में एसोसिएट को 2 लाख रुपया में लिख दिया, 2 लाख था कि 4 लाख था रे, 4 लाख रुपया में, हाँ 4 लाख में परचेज किए थे ना, 4 लाख में लिख दिया। आपने गुडविल भी 1 लाख रुपया निकाल लिया, हो गया। उसके बाद से एसोसिएट कंपनी को लॉस होने लगा। मान लो पहला साल ही उसको हुआ 8 लाख रुपया का लॉस, तो अपन 8 लाख का लॉस 30% 2,40,000 अपने P&L में लिख लिए, कंसोलिडेटेड P&L में लिख लिए, तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिर के 1,60,000 हो गया। करना है फिर अगले साल उसको फिर से 6 लाख रुपया का लॉस हो गया एसोसिएट को, तो आप 6 लाख का 30% लिखोगे 1,80,000। अभी क्या प्रॉब्लम होएगा सोचो तो, जैसे आप 1,80,000 रुपया का लॉस लिखोगे इन्वेस्टमेंट विल बिकम नेगेटिव। ये 160 माइनस 180 इज -20, वो नहीं होने देना है। इन्वेस्टमेंट को जीरो में ले जाके रोक देना है। क्या बोला, फिर से बोलो, इन्वेस्टमेंट को जीरो में ले जाके रोक देना है। और ये दिमाग में रखना कि भाई 20,000 का लॉस रिकॉर्ड नहीं हुआ है, जो कि मेरे हिस्से का लॉस था, हमने रिकॉर्ड नहीं किया, एसोसिएट से मेरे को मिला था, हम लिखे नहीं थे।
सब्सिक्वेंटली जब एसोसिएट को प्रॉफिट होगा तो हम लोग वैसे 30% करके प्रॉफिट लिखेंगे, लेकिन पहले 20,000 रिकवर करने के बाद का प्रॉफिट लिखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे इस केस में हम लोगों ने कर लिया ये वाला काम, 20,000 का प्रॉफिट हम लोग लॉस हम लोग नहीं लिखे। अब अगला साल एसोसिएट को मान लो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो 1 लाख का प्रॉफिट में हम लोग का हिस्सा 30,000 है। पहले 20,000 का लॉस जो हम लोग नहीं लिखे थे उसको एडजस्ट किया जाएगा। बाकी जो 10,000 का प्रॉफिट हुआ उसको हम लोग लिख करके इन्वेस्टमेंट को 10,000 से बढ़ा देंगे, प्रॉफिट 10,000 से क्रेडिट कर देंगे। तो सर याद अगर आ रहा है तो ये सर माइनॉरिटी इंटरेस्ट के केस में हम लोगों ने एज 21 में ऐसा ही चीज सीखा था, करेक्ट। वही चीज एज 23 में एसोसिएट के लिए रेलेवेंट है। लॉस अगर एसोसिएट को होता है तो ये ऐसे ही ट्रीटमेंट करके देना है। तो बेसिकली कंसोलिडेशन ऑफ एन एसोसिएट के ये मेन 5 पैराग्राफ है।